दरार बहुत जोरदार थी। सिलास की हथेली में रखा पत्थर का टुकड़ा एक बार फिर फट गया, जिससे एल्क गिर पड़ा, अपने अगले घुटनों के साथ फिसलने लगा, इससे पहले कि उसका एक सींग जमीन में फंस गया, जिससे सिलास उड़ गया। सिलास का कंधा आगे की ओर मुड़ गया और वह तेजी से वापस ऊपर आ गया। सबसे पहले उसने उस जगह को गौर से देखा। कुछ भी दिखाई देना मुश्किल था, इसलिए उसने ध्यान से सुना। जिस स्थिति में वह था, उसके बावजूद उसकी सांसें सामान्य थीं और दिल की धड़कन धीमी थी। जैसे जैसे सेकंड बीतते गए, सब कुछ धीमा सा लग रहा था, लेकिन अंततः कुछ भी नहीं था। लगता है रात कुछ ज्यादा सुरक्षा के साथ आएगी। इस स्थिति में रात में सोना सबसे अच्छा होगा, लेकिन अगर मैं दिन में सोऊंगा जब जानवर सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं, तो क्या मैं खुद को खतरे में नहीं डालूंगा? सिलास एक दिन से ज्यादा सो नहीं पाया था। उसने न तो कुछ पिया था और न ही एल्क का पीछा करते हुए खाए गए कुछ कीड़ों के अलावा उसने कुछ खाया था। उसे खाने की कोई चिंता नहीं थी। यह तो जिंदा रहने का सवाल था, इसलिए अगर उसे कीड़े मकोड़े खाने ही पड़े, तो उसे घिन नहीं आती थी। इसके अलावा एक दिन एल्क को देखने के बाद उसे पौधों के बारे में अच्छी समझ हो गई थी कि क्या जहरीला है और क्या नहीं। हालांकि थकान ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह नजरअंदाज कर सके। सिलास ने फिलहाल इस बात को नजरअंदाज कर दिया और एल्क के पास जाकर उस पर हाथ रख दिया। आयरिश एल्क जीन का पता चला। खंडित जीन, गति F। समावेश का प्रयास? हाँ नहीं। ग्रिमब्लेड परिवार के ग्रिमब्लेड वंश जैसे शीर्षक वाले जीन दुर्लभ थे। ज्यादातर जीन ऐसे ही थे जो किसी के शारीरिक आंकड़ों के एक खास पहलू को मजबूत करते थे। शीर्षक जीन और इस तरह के भौतिक जीन के बीच विशेषता जीन थे जो थोड़े दुर्लभ थे और किसी व्यक्ति को एक निश्चित प्रकार के एथर या अन्य रहस्यमय क्षमताओं पर नियंत्रण दे सकते थे। हालांकि उनमें से सबसे दुर्लभ जीन वे थे जो जीन प्रतिभा प्रदान कर सकते थे। उनके दादाजी इससे ज्यादा किसी भी विशिष्ट जानकारी के बारे में बहुत अस्पष्ट थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि जीन्स की दुनिया और उनका इस्तेमाल और उनमें हेरफेर करना कैसे सीखा जा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। यह एक ऐसा विषय था जिसके बारे में सबसे कम जानकारी थी, फिर भी इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करनी चाहिए। फिर भी भौतिक जीनों की भी अपनी उपयोगिता थी, क्योंकि वे सबसे आसानी से एकत्रित होने वाले जीन थे। जब तक उनका नाम एक ही होता, उन्हें संलित किया जा सकता था। इसके अलावा ये दोहराए जा सकते थे। इस जंगल में यह संदिग्ध था कि वहां केवल एक ही एल्क होगा। ऐसे में यह सच होना चाहिए कि जब तक वह एल्क मारता रहेगा, उसे स्पीड जीन मिलता रहेगा। हाँ। सिलास ने अपनी सांस रोक ली। पहली बार उसे सचमुच अपनी घबराहट का एहसास हुआ। उसे इस मौत के जाल में कूदने में कोई घबराहट महसूस नहीं हुई थी, उसे उस जानवर का पीछा करने में कोई घबराहट महसूस नहीं हुई थी जो उसे कुछ लाते मारकर मार सकता था, उसे तब भी घबराहट महसूस नहीं हुई थी जब वह उसे मारने के लिए आगे बढ़ा था। लेकिन इस समय वह जिस 50/50 संभावना पर नजर गड़ाए हुए था, उसमें बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ था। उसने इस मौके के लिए इस एल्क पर पूरा दिन बर्बाद कर दिया था। यह उसके 7 दिनों में से एक था। अगर वह 7 दिन का समय खत्म होने देता, तो वह फिर से कठोर जीन अवस्था में पहुंच जाता और किसी भी जीन को अवशोषित करने की उसकी संभावना 0% होती। खैर, उस स्पष्टीकृत 10% की बढ़त के अलावा जो उसे उसके खिताब से मिली थी। मामले को बदतर बनाने के लिए, यह देखने के बाद कि एक अपूर्ण विकास के बाद एल्क कितना शक्तिशाली हो गया, कल उसकी स्थिति कितनी बदतर होगी जब वह उन जानवरों से घिरा होगा जो वास्तव में अपना विकास पूरा कर चुके हैं। जीन आत्मसात शुरू। जीन आत्मसात विफल। सिलास ने स्क्रीन को काफी देर तक घूरा, फिर धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उसने एक गहरी सांस ली। जब उसने उन्हें दोबारा खोला, तो उसका धैर्य पहले जैसा ही था और वह आगे बढ़ गया। 50/50 की संभावना अच्छी थी, लेकिन अंततः परिभाषा के अनुसार उनके असफल होने की भी अच्छी संभावना थी। उनकी उपाधि में अभी तक कोई वृद्धि नहीं हुई थी, जिसे वह अवचेतन रूप से बता सकते थे, इसलिए एल्क भी उनके पैसे के लिए सबसे अच्छा विकल्प नहीं होगा। उसे अपना ध्यान दूसरी ओर लगाना था। अगर वह अपने दुखों में ही डूबा रहा, तो बस मौत का इंतजार कर रहा होगा। सबसे पहले उसने एल्क की लाश की ओर देखा।
यह अच्छा खाना तो होगा, लेकिन उसके लिए इसका इस्तेमाल करना नामुमकिन था। इस मृत एल्क का सबसे बड़ा फायदा यही है कि वह इसके इलाके में थोड़ी देर सो सकेगा। उसने आगे बढ़कर कुछ टुकड़े उठाने से पहले टूटे हुए सींगों को देखा। एल्क के सींग अविश्वसनीय रूप से मजबूत होते थे, वे उस जीव के प्राकृतिक रूप से गढ़े हुए हथियार थे। उनका इस तरह टूटना एक ओर तो संयोग था और दूसरी ओर एल्क के विकास का परिणाम। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इसने मुझे एक गति जीन दिया, इसका मतलब था कि इसका विकास इसी ओर हुआ। इसका मतलब यह होना चाहिए कि इसकी गति की क्षमता ने इसके संविधान की क्षमता को दबा दिया। यही वजह है कि पेड़ से इस तरह टकराने से इसके सींग टूट गए। एक और खास बात थी पेड़ों की मजबूती। टक्कर के बाद भी उनके पत्ते हिले तक नहीं। यह अच्छा है। सिलास को वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी, एक विशेष रूप से तीक्ष्ण नोक वाला सींग। ब्लेड ऑरा सिर्फ हथियार पर ही लगाया जा सकता था। उसका हाथ बिना ज्यादा दर्द के जीन टैलेंट को झेलने में सक्षम नहीं लग रहा था। कोशिश करने पर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना हाथ माइक्रोवेव में डाल दिया हो। इसके अलावा ब्लेड ऑरा सिर्फ उस माध्यम के लिए ही कारगर लग रहा था जिसमें उसका इस्तेमाल किया गया था। हाथ की कुल्हाड़ी बहुत घटिया थी और सिलास को एल्क को मारने में कई जोरदार वार करने पड़े। इसकी एक वजह यह भी थी कि वह अर्धविकसित अवस्था में थी, लेकिन जैसा कि सिलास पहले ही निष्कर्ष निकाल चुका था, संविधान एल्क का मजबूत पक्ष नहीं था। हालांकि यह तीक्ष्ण सींग कहीं बेहतर माध्यम था। फिर भी यह सिलास का लक्ष्य नहीं था। नीचे झुककर सिलास ने ब्लेड ऑरा को पुनः प्रवाहित किया तथा उसके नुकीले सिरे का उपयोग करते हुए एल्क के पैर के चारों ओर सावधानीपूर्वक नक्काशी शुरू की। उसका निशाना इंसानी फीमर के बराबर की एल्क हड्डी थी। फीमर शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है, और हालांकि सिलास एल्क का विशेषज्ञ नहीं था, फिर भी उसने मान लिया कि यहां भी कुछ अच्छा क्रॉसओवर है। अगर यह हड्डी एल्क के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी नहीं होती, तो यह उससे बहुत दूर नहीं होती। सिलास को अचानक थकान का एहसास हुआ, लेकिन उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी। यह मान लेना मूर्खता होगी कि वह बिना किसी परिणाम के ब्लेड ऑरा का अनिश्चितकाल तक इस्तेमाल कर सकता है। फिर भी वह पहले ही कामयाब हो चुका था। अपनी उच्च निपुणता का इस्तेमाल करते हुए उसने एल्क के पिछले कूल्हे की हड्डियों के आसपास के मुलायम मांस को निशाना बनाया और उसका एक पैर काट लिया। फिर उसने उसे अपने कंधे पर उठाया और एल्क के मूल क्षेत्र की ओर वापस दौड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, उसे एक और समस्या का ख्याल आया जिसका वह सामना कर रहा था, रक्त। दिन में उसे कोई मांसाहारी जीव नहीं मिला था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वहां कोई नहीं था। एल्क की मौत उन्हें आकर्षित कर सकती थी, और जो पैर उसने अभी अभी काटा था, वह न सिर्फ भारी था, बल्कि दूसरे तरीकों से भी उसके लिए बोझ बन सकता था। उसे तेज होना होगा। सिलास एल्क के इलाके के केंद्र में लौट आया। उस एड्रेनालाइन से भरी स्थिति में भी उसने अपना आपा नहीं खोया था, और उसने ध्यान से ध्यान दिया कि एल्क कहाँ भाग रहा था। दिन भर एल्क का पीछा करते हुए उसने ब्लेड ऑरा के बारे में बहुत कुछ सीखा। संक्षेपण सरल था। वह इसे एक बार में केवल 1 मिनट ही प्रयोग कर पाता था, उसके बाद उसे 10 मिनट आराम की आवश्यकता होती थी। वह इसे सीधे अपने शरीर पर नहीं लगा सकता था, क्योंकि उसे तीव्र जलन का अनुभव होता था। हालांकि उन्होंने यह देखने के लिए खुद पर जोर नहीं डाला कि इससे कोई स्थायी संरचनात्मक क्षति होगी या नहीं, लेकिन जब उन्होंने एक पत्ते पर इसका परीक्षण किया, तो वह सिकुड़ गया और लगभग पूरी तरह जलकर राख हो गया। इससे वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वहां एक निश्चित स्तर की हलचल हो रही थी जिसे जैविक पदार्थ सहन नहीं कर सकते थे, और यह विशेष रूप से उच्च जल सामग्री वाले जैविक पदार्थों के लिए सच था। इसके अलावा ब्लेड ऑरा के खत्म होते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे हाफ मैराथन के अंत में हुआ था। उसकी सांस फूल रही थी, शरीर में दर्द हो रहा था, और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत देर तक आराम करना है। हालांकि हाफ मैराथन के विपरीत वह बहुत तेजी से ठीक हो गया। सिलास की स्टेट स्क्रीन में सहनशक्ति स्टेट नहीं था, लेकिन उनकी धारणा थी कि सहनशक्ति संविधान में शामिल थी। उसे लगा कि वह एक अच्छा लंबी दूरी का एथलीट है, लेकिन यह प्रणाली उस विश्लेषण को स्वीकार नहीं करती थी। हालांकि दूसरों का प्रदर्शन कितना अच्छा रहा, यह समझे बिना यह बताना मुश्किल था।
सिलास ने धैर्यपूर्वक 10 मिनट पूरे होने का इंतजार किया, उसके बाद वह दोबारा उस पर चढ़ गया। इस दोहरावपूर्ण चक्र को बार बार दोहराने में उन्हें 1 घंटे से अधिक का समय लगा, तब जाकर वे अंततः एल्क की जांघ की हड्डी को काटने में सफल हुए, जो कि पैर को काटने की तुलना में कहीं अधिक जटिल प्रक्रिया थी। सिलास ने भौहें चढ़ाई, मैंने गलत अनुमान लगाया। हड्डी के वजन से अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसका वजन 10 पाउंड से ज्यादा था। यह एक लंबी तलवार से भी भारी था और ठीक उसी तरह का बोझ था जिसे सिलास ढोने की हिम्मत नहीं जुटा सकता था। किसी खतरनाक स्थिति में वह सबसे पहले यही चीज छोड़ता, और यह एक अच्छे हथियार की पहचान नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि आखिरकार यह स्थिति उस पर हावी हो रही थी। वह आमतौर पर ऐसी किसी बात को नजरअंदाज नहीं करता। अब वह गंदा था, खून से लथपथ था, जो संभवतः अपने आप में एक टाइम बम था, और उसके पास दिखाने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं था। नहीं, यह अभी भी बचाया जा सकता है। रात ज्यादा नहीं बची थी, और सिलास को खुद को कम से कम 4 घंटे की नींद देनी थी। यही उसकी न्यूनतम जरूरत थी। उसे अपनी दिशा बदलनी थी और आगे बढ़ने का नया रास्ता ढूंढना था। उसने पैर की नसें निकालीं और उन्हें पास के एक पेड़ की टहनी पर सूखने के लिए रख दिया। उसे बस यही उम्मीद थी कि नमी उस मौके को पूरी तरह बर्बाद न कर दे। फिर वह फीमर को एक पत्थर के पास ले आया। जब हड्डी में से पानी पूरी तरह निकल न गया हो, तो उसे पीसना एक बुरे सपने जैसा था। सिलास को यह जानने के लिए जंगल का दीवाना होने की जरूरत नहीं थी। हालांकि उसके ब्लेड ऑरा की खासियत यहां काम आ सकती है। सिलास ने शर्त लगाई कि यदि वह ब्लेड ऑरा का प्रयोग हड्डी पर करेगा, तो वह उसकी नमी को तेजी से वाष्पित कर सकेगा और इसी प्रकार उसके अंदर की मज्जा को भी निकाल सकेगा, जो उस पत्ती से बहुत भिन्न नहीं है जिसे उसने पहले ही दिन जलाकर राख कर दिया था। हड्डी मोटी थी। अगर वह सूखी होती, तो शायद वह उसे 2 टुकड़ों में तोड़कर ज्यादा आसानी से नुकीला कर सकता था। और अगर उसकी नमी खत्म हो जाती, तो भी पूरी संभावना थी कि वह इतनी भारी न रहती। दुर्भाग्य से वह इसका इस्तेमाल टेंडन्स को सुखाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए नहीं कर सका। टेंडन्स बिल्कुल उसके हाथ की तरह थे, पूरी तरह से मांस से बने थे। ये निष्कर्ष सिलास के मन में नदी की तरह बह रहे थे। उसे ज्यादा शांति महसूस हुई और उसकी चिंताएं दूर हो गईं। 1 घंटा और बीत गया और सिलास ने गहरी सांस ली। वह सफल हो गया था। 10 पाउंड की एक हड्डी, जो बोझ से अधिक कुछ नहीं होती, अब उसके 2 टुकड़े हो गए थे, जिनमें से प्रत्येक का वजन लगभग 3 पाउंड था। प्रत्येक भाग लगभग 3/4 मीटर लंबा था और उसकी चौड़ाई में एक वक्र था। चूंकि हड्डियां स्पष्ट रूप से खोखली थीं, इसलिए यह एक अपेक्षित परिणाम था। उसकी ब्लेड ऑरा की बदौलत वे पूरी तरह से सूखे भी थे, जिससे वह पास के पत्थर से दोनों को धारदार बनाकर धारदार बना सका। हालांकि उन्हें भाले तो नहीं कहा जा सकता था, लेकिन उनकी लंबी लंबाई उसे कुछ अतिरिक्त छूट दे सकती थी। कुछ देर सोचने के बाद सिलास ने एक को सुरक्षित स्थान पर रख दिया और पुनः जंगल की ओर भागा। उसकी आंखें तेज थीं। अभी भी समय था। उसने खुद को 1 घंटा और दिया और उसका लक्ष्य स्पष्ट था, किसी और सोते हुए जानवर को निशाना बनाना। सिलास इस मामले पर काफी समय से सोच रहा था और उसे लग रहा था कि इस खामी का फायदा उठाना नामुमकिन है। अगर आप दिन में छिप सकते हैं और रात में सोते हुए जानवरों को निशाना बना सकते हैं, तो उसे यकीन नहीं था कि उसके दादा इसे इतना खतरनाक काम कहेंगे। तब उसे एहसास हुआ कि यह रात एक बार का मौका हो सकता है। कितने लोग एक एल्क का पूरा दिन पीछा करेंगे और उसके सो जाने का इंतजार भी करेंगे, जैसे वह सो गया था। ज्यादातर मामलों में इंसान इस मौके का फायदा उठाकर खुद सो जाते हैं, क्योंकि पहले दिन का ज्यादातर समय वे खुद को ढालने और आश्रय ढूंढने में बिता चुके होते हैं। इसके अलावा रात में वर्षावन में घूमना लगभग नामुमकिन था। चांदनी कम होती थी और आप मुश्किल से कुछ मीटर आगे तक देख पाते थे। ऐसे माहौल में कोई भी दौड़ना पसंद नहीं करता था। लेकिन यही कारण था कि सिलास को ऐसा करना पड़ा। ठीक इसी अंधेरे में एथर के अवतरण को देखना संभव था। उसे यह अच्छी तरह याद था। इसकी आभा थोड़ी नीली थी, चांद की चांदी जैसी रोशनी से अलग। यह सूक्ष्म थी, लेकिन फिर भी इस अंधेरे जंगल में कुछ हद तक अलग दिख रही थी। अभी तो वह अपनी किस्मत पर भरोसा कर रहा था। नहीं, किस्मत नहीं।
इतने बड़े जंगल में वन्यजीवों की सघनता असाधारण होनी चाहिए। जैसी कि उम्मीद थी, सिलास को एथर का झरना ढूंढने में 10 मिनट भी नहीं लगे। हालांकि इस घटना ने उसे स्तब्ध कर दिया। टाइटेनोबोआ एफ स्तर 0, शारीरिक 21, मानसिक 0, विल 6। सदियों से विलुप्त एक अजगर पेड़ों पर ऊंचे लटक रहा था। उसका 12 मीटर लंबा शरीर बार बार घूम रहा था और उसका शरीर इतना भारी था कि यह चमत्कार ही लग रहा था कि पेड़ उसे थामे हुए है। सिलास ने अभी सोचा ही था कि उसने इस क्षेत्र में एक भी मांसाहारी जानवर नहीं देखा है, लेकिन उसे अपने मूल स्थान से मात्र कुछ मिनट की दूरी पर एक मांसाहारी जानवर मिला। उसके रोंगटे खड़े हो गए। बिना जरा सी हिचकिचाहट के वह निर्णायक रूप से वहां से चला गया। यह ऐसा जीव नहीं था जिससे वह उलझना चाहता था। एक शोधकर्ता के रूप में उन्होंने ज्यादातर जहरीले सांपों के साथ काम किया और शायद ही कभी इस तरह के संकुचित सांपों के साथ। हालांकि उनके मन में उनके प्रति उतना ही सम्मान था जितना कि पहले वाले के मन में था। यह शायद डायनासोर के अलावा अब तक मिले सबसे खराब प्रकार के विलुप्त जीव थे। अच्छी खबर बस इतनी थी कि उस आकार के अजगर बहुत धीमे होते हैं, लेकिन कम गति और निपुणता के बावजूद उनकी शारीरिक क्षमता इतनी ज्यादा थी कि इसका मतलब था कि उनकी ताकत और बनावट बेजोड़ होगी। सिलास को यकीन था कि यह कुछ हद तक ईथर की वजह से था, लेकिन इसका विकास अभी पूरा नहीं हुआ था। सिलास ने मन ही मन सोचा कि उसकी टोही क्षमताएं पूरी तरह से सही नहीं थीं। वह इंसान था और वह सिर्फ अपनी आंखों का इस्तेमाल कर सकता था। वह अकेला ऐसा प्राणी नहीं था जो माहौल में घुल मिल सकता था, और इसके अलावा वह ऐसा करने में सबसे ज्यादा असमर्थ था। जल्द ही सिलास को एथर का एक और झरना मिला। लाल लोमड़ी महिला, स्तर 0, शारीरिक 17, मानसिक 0, विल 1। लाल लोमड़ियों को ज्यादातर रात में सक्रिय होना चाहिए, लेकिन वे सो रही हैं। यह ईथर के बारे में मेरे सिद्धांत के लिए एक सकारात्मक बात है। उच्च शारीरिक आंकड़ों ने सिलास को चौंका दिया, लेकिन इस समय तक उसे लगभग यकीन हो गया था कि यही एथर का फायदा है। जैसे जैसे रात बढ़ती जाएगी, ये जीव और भी मजबूत होते जाएंगे। कल तक वह अलौकिक स्तर के जानवरों से घिरा होगा और उसके बचने की संभावनाएं और भी कम होती जाएंगी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और आसपास का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करते हुए यह सुनिश्चित किया कि टाइटेनोबोआ जैसा कोई और खतरा तो नहीं छुप रहा है। फिर वह तुरंत हरकत में आ गया। उसने फीमर भाला ऊपर उठाया, ब्लेड ऑरा को सक्रिय किया और वार करने की तैयारी की। लेकिन तभी उसका दिल धड़कना बंद हो गया। समय धीमा सा लग रहा था। सबसे पहले उसने लाल लोमड़ी के हिलते हुए कानों पर ध्यान दिया। जैसे जैसे सिलास की हरी भरी आंखें रात में दौड़ती गईं, उन्होंने हर छोटी बड़ी बात को पकड़ लिया, और हर एक बात उसके होश उड़ा देने वाली थी, पिछली बात से ज्यादा। पहले उसके कान हिले, फिर उसकी पूंछ हिली, और जब तक सिलास उसके ऊपर आया, तब तक वह उछलकर अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में तेज चमक थी। एक और गलती। सिलास खुद पर जोर दे रहा था, लेकिन वो हमेशा से ऐसा ही करता था। फिर भी नीचे की ओर बढ़ते हुए उसने अपनी गति न तो धीमी की और न ही हिचकिचाहट दिखाई। लोमड़ी का शरीर धुंधला हो गया, इतनी तेजी से हिल रहा था कि सिलास की आंखें अंधेरे में उसे देख नहीं पा रही थीं। लेकिन फिर भी उसे कुछ जुड़ाव महसूस हुआ। लोमड़ी के बाएं कंधे पर गहरा घाव हो गया और वह चीख पड़ी। सिलास को लगा कि वह तुरंत भाग जाने का इरादा रखता है। उसकी इच्छा शक्ति को याद करते हुए सिलास ने 2 और 2 जोड़ दिए, यह समझते हुए कि यह इन जीवों की प्रवृत्तियों को बताने का एक तरीका भी हो सकता है। इस डरपोकता से केवल सिलास को ही लाभ हुआ। लाल लोमड़ी भागने की कोशिश में मुड़ी, लेकिन उसके घायल अगले पैर के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया और वह लड़खड़ा गई। ठीक वही जिसका सिलास को इंतजार था। उसने फिर से फीमर भाला उठाया और उसे नीचे गिरा दिया, इस बार लाल लोमड़ी की रीढ़ की हड्डी के आर पार। एक और चीख गूंजी, लेकिन वह जमीन पर दबा हुआ था और उसकी ताकत तेजी से उसके शरीर से निकल रही थी। सिलास पीछे हट गया। रीढ़ की हड्डी क्षतिग्रस्त होने के कारण लोमड़ी भाग नहीं सकती थी,
लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसे किसी तरह नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर सकती थी। पछताने से बेहतर था कि सावधानी बरती जाए। उसने देखा कि लाल लोमड़ी ने अंतिम सांस ली, उसकी हरी पुतलियां अंधेरे में मौत के भयानक गोले की तरह तैर रही थीं। आगे बढ़ते हुए उसने लाल लोमड़ी पर हाथ रखा। रेड फॉक्स जीन का पता चला। खंडित जीन, निपुणता, एफ। समावेश का प्रयास? हाँ नहीं। सिलास ने आत्मसातीकरण स्वीकार कर लिया। उसने सोचा कि चूंकि यह एक निपुणता जीन था, तो क्या इसका मतलब यह भी होगा कि उसकी उपाधि सक्रिय हो जाएगी? अब तक निपुणता उसके लिए काफी उपयोगी रही थी, और यह सूक्ष्म रूप से प्रकट होती थी। जितना ज्यादा वह इन आंकड़ों के बारे में सोचता, उतना ही उसे लगता कि इनमें कई परतें हैं। उदाहरण के लिए, अभी अभी उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी फीमर भाले को ठीक वहीं पहुंचाने में कामयाब रहा जहां वह चाहता था। उस जल्दबाजी में किसी और की सटीकता कम पड़ सकती थी। जैसी कि उम्मीद थी, सिलास को अपने खिताब का असर महसूस हुआ और उसकी सफलता में 10% की वृद्धि हुई। जीन आत्मसात शुरू। जीन आत्मसात ट्रिगर। सिलास को लगा कि उसका शरीर एक क्षण के लिए अकड़ गया, फिर आराम करने लगा। जीन आत्मसात सफल। कोई आश्चर्य नहीं कि कोई विकल्प तो है। अगर मैं बुरे समय में इस तरह से बीमार पड़ जाऊं, तो मेरी जान जा सकती है। जीन जितना ज्यादा दखलंदाजी करेगा, अनुभव उतना ही बुरा होगा। सिलास ने गहरी सांस छोड़ी। हो सकता है कि वह कामयाब हो गया हो, लेकिन वह यह नहीं भूला कि जैसे ही वह पास पहुंचा, लोमड़ी जाग गई थी। उसे नहीं लगा कि यह कोई संयोग था। ऐसा नहीं होना चाहिए था कि लोमड़ी में कोई खास क्षमता हो, हालांकि इसकी संभावना कम ही थी। सिलास ज्यादातर यही मानता था कि लोमड़ी चौंक कर जाग गई होगी, शायद एथर की वजह से ही। शायद इस खामी का फायदा उठाना उतना आसान नहीं होगा जितना उसने सोचा था। यह जानने का केवल एक ही तरीका है। सिलास फिर से शिकार पर निकल पड़ा, लेकिन इस बार उसे लाल लोमड़ी जैसा ही एक और जीव चाहिए था। छोटा और कमजोर, जिसकी क्षमताएं गति या निपुणता पर ज्यादा निर्भर हों। लाल लोमड़ी, महिला। स्तर 0। शारीरिक 18। मानसिक 0। विल 2। सिलास एक पेड़ के पीछे छिप गया और सबसे पहले उसने एक पत्थर फेंका। वह लाल लोमड़ी के कानों के ठीक ऊपर से जा लगा। इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। सिलास ने एक और पत्थर तैयार किया। इस बार उसने उसे भी वैसे ही फेंका, जिससे वह लाल लोमड़ी के सिर के ठीक ऊपर से उड़ गया। हालांकि उसने उसकी बहुत सारी शक्ति ले ली। चट्टान लाल लोमड़ी से मात्र 1 या 2 मीटर की दूरी पर नरम घास पर गिरी। उसने अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, मानो वह अपने सपनों में खोया हुआ था। क्या यह सचमुच मेरी वजह से है? उस चट्टान की आवाज उसके कदमों की आवाज से ज्यादा धीमी नहीं थी। कुछ और सोचने के बाद सिलास ने एक बड़ा पत्थर उठाया, लगभग 2 इंच चौड़ा। उसने उसे फिर से फेंका, लेकिन इस बार उस पेड़ पर जो उस खुले मैदान के दूसरी तरफ था जहां लाल लोमड़ी सो रही थी। टीए। एक बार फिर इसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अच्छा, ऐसा है। जब तक वह खुद आगे न बढ़े, कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता था, लेकिन जैसा उसे डर था वैसा ही हुआ। जानवर खास तौर पर उसके आने से ही चौंक कर जाग गया। क्या यह सच है कि आयरिश एल्क ने मुझ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि उसने अभी अभी अपना विकास शुरू किया था? उसे यकीन नहीं था। उसने एल्क के जागने से पहले ही उस पर वार कर दिया था, लेकिन ये लोमड़ियां। जुआ। एक बार फिर, जैसे ही उन्होंने चुनाव किया, उन्होंने कार्य किया। वह खुले मैदान में तेजी से दौड़ा। जैसे ही उसने फीमर का छोटा भाला उठाया, उसके शरीर में एड्रेनालाइन का संचार हो गया। जैसे ही वह 3 मीटर के अंदर पहुंचा, उसे फिर से सब कुछ महसूस हुआ। कानों का फड़कना, पूंछ का हिलना। लेकिन इस बार यह सब थोड़ा तेज था। फिर भी, हालांकि इस लाल लोमड़ी के आंकड़े बेहतर थे, सिलास कहीं ज्यादा तैयार था। उसने अपने बाएं हाथ से जितना जोर से हो सके, पत्थर फेंका। जहां तक उसे याद है, वह अपने बाएं और दाएं हाथ का अदला-बदली करके इस्तेमाल करता आया था, और इस बार यही उसके काम आया।
यह चट्टान लगभग 4 इंच व्यास की थी और काफी भारी भी। जैसे ही लाल लोमड़ी ने उठने की कोशिश की, यह उसके सिर पर गिर पड़ी। लोमड़ी की स्पिन में केवल आधे माप की देरी हुई, जिससे सिलास को फीमर के छोटे भाले को नीचे गिराने के लिए आवश्यक समय मिल गया। सब कुछ इतनी खूबसूरती से व्यवस्थित था। दुर्भाग्य से सिलास जल्दी ही समझ गया कि इस दुनिया में सब कुछ उसके नियंत्रण में नहीं है। लोमड़ी के रोंगटे अचानक खड़े हो गए और उसका शरीर कांप उठा। उस क्षण उसे ऐसा लगा जैसे उसे सर्दी जुकाम हो गया हो। सिलास का छोटा भाला नीचे की ओर लगा और हवा के अलावा किसी चीज पर वार नहीं किया। लाल लोमड़ी भाले को चीरती हुई बस 1 मीटर दूर दिखाई दी। साइलस, जिसने अपना पूरा जीवन तार्किक अनुमान पर आधारित किया था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी इंद्रियां शॉर्ट सर्किट हो गई हों। आखिर हुआ क्या था? लोमड़ी ने जब सिलास की ओर अपने दांत दिखाए तो लगभग बिल्ली जैसी गुर्राहट गूंज उठी। सिलास ने तेजी से छोटे भाले को मुलायम घास से बाहर निकाला। उसके दूसरे हाथ से एल्क के सींग का टुकड़ा निकला और उसे कसकर पकड़े हुए उसने लोमड़ी का सामना किया। अच्छी खबर? उसने पुष्टि कर ली थी कि इस सिस्टम से अब उसे आसानी से शिकार नहीं मिलेगा। पिछली बार लोमड़ी के प्रतिक्रिया देने से पहले ही वह 2 मीटर के दायरे में था। इस बार वह 3 मीटर पर था। जैसे जैसे ये विकास जारी रहे, उन्होंने शर्त लगाई कि सीमा केवल बढ़ती जाएगी और वह अधिक से अधिक असहाय होते जाएंगे। बुरी खबर? अच्छी खबर में भी पर्याप्त चिंता नहीं थी। अब उसे बिना किसी तरकीब के इस जानवर का सीधे सामना करना था। ओह! और उसके ब्लेड ऑरा का टाइमर पहले से ही चल रहा था। सिलास उसकी सांसों की लय साफ सुन सकता था। उसके नंगे पैरों के नीचे घास की चरमराहट और ठंडी हवा की हल्की सरसराहट 100 गुना ज्यादा महसूस हो रही थी। उसका सामान्यतः स्थिर और शांत हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसके शरीर में रक्त का प्रवाह तेज हो गया और उसकी त्वचा लाल हो गई। वह पूरी तरह से सतर्क था। उसके छोटे बालों में झुंझुनी हो रही थी और उसकी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अचानक किसी ठंडी झील में गिर गया हो। लाल लोमड़ी के चक्कर लगाते हुए भी उसे एहसास हुआ कि वह भी हमला करने में हिचकिचा रही है। उसका शरीर लगातार कांप रहा था, मानो वह भागने और सिलास का गला काटने के लिए आगे बढ़ने के बीच झिझक रही हो। उस पल सिलास को उस पहली लोमड़ी की कायरता याद आ गई जो उसके सामने आई थी। उसने तो जवाबी हमला करने की कोशिश भी नहीं की थी। इसकी इच्छा शक्ति थोड़ी अधिक मजबूत थी, लेकिन ऐसा लगता था कि कायरता इसकी हड्डियों में समा गई थी। जिस क्षण सिलास ने यह निष्कर्ष निकाला, उसे एहसास हुआ कि उसे पहल करनी होगी। उसने अपनी बाहें फैला दीं तथा हमला करने के लिए अपने सबसे महत्वपूर्ण अंगों को प्रकट करते हुए लाल लोमड़ी की ओर झपटा। छोटा सा प्राणी एक क्षण के लिए ठिठक गया। उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि सिलास उससे कितना बड़ा था। लोमड़ी के पंजों से कंधों तक की लंबाई आधा मीटर भी नहीं थी और उसके शरीर की कुल लंबाई 1 मीटर भी नहीं थी। सिलास की तुलना में, जो 6 फुट से भी ज्यादा लंबा था, वह सचमुच बहुत छोटा था। सिलास का दृष्टिकोण अतुलनीय रूप से अशिष्ट ही कहा जा सकता है। उसने लाल लोमड़ी का ध्यान अपनी बाहों से भटकाया, उन्हें फैलाया और अपनी हड्डियों के हथियार चमकाए। फिर, उस अंतिम क्षण में, उसका पैर चमका। लाल लोमड़ी की आंखें हड्डियों के हथियारों के बीच घूम रही थीं और उसे यह भी पता नहीं चला कि उसके जबड़े पर पैर का प्रहार हुआ है। सिलास का जबड़ा मुड़ गया। उसे सामान्य मार्शल आर्ट की अच्छी समझ थी, लेकिन नंगे पैरों से किसी चीज पर इस तरह लात मारना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लाल लोमड़ी चीख पड़ी। पहले उसकी खोपड़ी के पिछले हिस्से पर एक पत्थर लगा था और अब उससे 20 गुना ज्यादा भारी किसी जीव की जोरदार लात ने उसे उड़ा दिया था। उसे इसके असर का एहसास कैसे नहीं हुआ? जैसा कि सिलास ने अनुमान लगाया था, लाल लोमड़ी की शारीरिक क्षमता केवल उसकी मुख्य विशेषता, निपुणता के कारण ही इतनी अधिक थी। इसके अलावा, ऐसा लग रहा था कि उसने पहले जो अजीबोगरीब चालें चली थीं, वे ऐसी नहीं थीं जिनका वह लगातार इस्तेमाल कर सके। इसमें संभवतः अच्छी गति भी थी, लेकिन चपलता निश्चित रूप से इसका मजबूत पक्ष थी, शायद त्वरण भी। जितना ज्यादा सिलास इसके बारे में सोचता, उतना ही उसे लगता कि आंकड़ों की यह प्रणाली पूरी तरह से व्यापक नहीं है। इसमें और भी कुछ होना चाहिए था, लेकिन इन विचारों में से किसी ने भी उसकी गति को धीमा नहीं किया।
वह लाल लोमड़ी के पीछे दौड़ा, जो घास पर लुढ़क रही थी और ज्यादा दूर जाने से पहले ही पास के एक पेड़ से टकरा गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पेड़ से टकराने के कारण उसकी टाइमिंग बिगड़ गई और ठीक उसी समय सिलास वहां पहुंच गया। उसने अपने छोटे भाले से जांघ की हड्डी को छेद दिया। तभी लाल लोमड़ी ने एक बार फिर कुछ ऐसा किया जो सिलास की समझ से परे था। उसकी पूंछ पेड़ से टकराई, जिससे उसे अतिरिक्त संतुलन मिला और वह तेजी से बच निकली। सिलास का छोटा भाला उसके कान से छूकर निकल गया, जिससे खून बहने लगा और वह लगभग 2 टुकड़ों में कट गया। लोमड़ी पीछे की ओर कूदी और गुस्से से चीखते हुए सीधे सिलास के सिर पर कूद पड़ी। उसकी फुर्ती सामान्य बुद्धि से परे थी। सिलास ने तो पहले ही वार से अपना हाथ भी नहीं हटाया था। उसका शरीर असंतुलित था और राहत की बात बस इतनी थी कि लोमड़ी एक संकरे कोण से उसके शरीर की ओर मुंह करके खड़ी थी। सिलास ने खुद को रास्ते से हटाने की कोशिश की, लेकिन वह लोमड़ी जितना फुर्तीला नहीं था। कम से कम उसकी अपनी निपुणता, सटीकता और नियंत्रण पर ज्यादा केंद्रित लग रही थी। लोमड़ी ने उसके कंधे पर काट लिया और गुस्से में उसे अपने दांतों से नोच डाला। दर्द का झटका सिलास के शरीर में फैल गया और उसका दिमाग खाली हो गया। अपने जीवन में उसकी कभी कोई हड्डी नहीं टूटी थी, उसे कभी कोई गंभीर घाव नहीं हुआ था, यहाँ तक कि वह कभी भी मौत के करीब नहीं पहुंचा था, यहाँ तक कि उसने उन सभी दुर्लभ सांपों के साथ भी काम किया था। यह उसके जीवन का सबसे बुरा दर्द कहा जा सकता है, और यह दर्द एक छोटे से जीव से आया था जिसका जबड़ा इतना छोटा था कि वह उसके अपेक्षाकृत दुबले कंधे को भी ठीक से पकड़ नहीं पा रहा था। काटने के निशान भी मुश्किल से कुछ सेंटीमीटर गहरे थे। उसके दिल में एक अजीब सी भावना उमड़ रही थी, जैसे समय उसके चारों ओर धीमा पड़ रहा हो। यह एक भाग में अपमान था, दूसरा भाग वास्तविकता की जांच था, और अंतिम भाग उत्तेजना। उसके उल्टे हाथ में अचानक सिंह का ब्लेड चमक उठा। उसकी ब्लेड की आभा लगभग शून्य होने ही वाली थी, लेकिन अभी भी इतनी ही बची थी कि उसे लोमड़ी की आंख के गड्ढे में घुसा सके। लाल लोमड़ी ने घबराहट में हाथ छुड़ाया, लेकिन वह बच नहीं सकी और जमीन पर गिर पड़ी। सिलास ने अपना घायल हाथ उठाया और छोटा भाला लाल लोमड़ी के गले में घुसा दिया। उसकी ब्लेड आभा बुझ गई और थकान की लहर ने उसे जकड़ लिया। वह गहरी सांसें ले रहा था, वहीं खड़ा था, उसके कंधे से खून बह रहा था। उसकी धड़कन अब शांत नहीं थी, बल्कि उसकी छाती में ढोल की तरह धड़क रही थी। हर धड़कन उसके कंधे से और ज्यादा खून बाहर निकाल रही थी और उसकी हड्डियों में गूंज रही थी। उसे शांत होने में काफी समय लगा। आखिर वह जल्दी क्या थी? रेड फॉक्स जीन का पता चला। खंडित जीन, निपुणता F। समावेश का प्रयास? हाँ नहीं। सिलास खुद को पूरी तरह से नहीं भूला था। वह यहां ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता था। उसे थोड़ी चिंता थी कि कहीं उस लोमड़ी को रेबीज तो नहीं हो गया। अगर होता तो वह मुसीबत में पड़ जाता। लेकिन उसे लगा कि उसे सुरक्षित रहना चाहिए, बशर्ते यह सिस्टम वायरस भी न फैला दे। इन सभी विलुप्त प्राणियों के अचानक वापस आने के लिए उन्हें किसी अज्ञात विधि द्वारा पुनः निर्मित किया गया होगा, संभवतः पृथ्वी के लोगों की पहुंच से कहीं अधिक उन्नत प्रकार की क्लोनिंग द्वारा। ऐसे में जब तक कि वे बेवजह क्रूर न हों, वायरस छोड़ने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। इससे नए वायरस अपने आप प्रकट होने से नहीं रुकेंगे, लेकिन वह कम से कम यह उम्मीद तो कर ही सकता है कि वह इतना बदकिस्मत न हो। जीन आत्मसात शुरू। जीन आत्मसात ट्रिगर। सिलास को लगा कि उसका शीर्षक एक बार फिर सक्रिय हो गया है। जीन आत्मसात सफल। जीन प्रतिभा का पता चला। अचानक विस्फोट को अनलॉक करने के लिए 10 खंडित निपुणता F का व्यापार करें। हाँ नहीं। सिलास की भौहें तन गईं। उसने इतनी जल्दी ऐसी चीज मिलने की उम्मीद नहीं की थी। लेकिन उसके पास सिर्फ नहीं चुनने का विकल्प था। उसके पास कुल 10 जीन फ्रैगमेंट भी नहीं थे, इस खास किस्म के 10 तो दूर की बात थी। अगर उसे मौका भी मिले तो भी यह निगलना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। आखिरकार 10 जीन अंशों को खोने का मतलब होगा कि उसके साथ मिलने वाले सभी आंकड़े भी गंवाना। नाम सिलास ग्रिम्ब्लेड। प्रजाति मानव, स्त्री। संबद्धता ग्रिम्ब्लेड वंश। स्तर 0। शीर्षक
एक धैर्यवान पीछा करने वाला। शारीरिक 8, शक्ति 5, संविधान 5, निपुणता 13, गति 8, मानसिक 6, खुफिया 5, बुद्धि 10, करिश्मा 2, विल 11, भाग्य 1, जीन अवस्था नरम, खंडित जीन ग्रिम ब्लेड वंश F2, निपुणता F, जीन प्रतिभाएं ब्लेड ऑरा उत्परिवर्तित कमजोर, अचानक विस्फोट निष्क्रिय F। प्रत्येक खंडित निपुणता जीन ने उसकी निपुणता में +1 की वृद्धि की थी। अगर वह अचानक विस्फोट को जगाना चाहता था तो उसे यह सब त्यागना होगा। वह भाग्यशाली था, उसे लगातार 2 सफलताएं मिली। लेकिन एल्क की नाकामी अभी भी उसके सिर पर मंडरा रही थी। शायद फिर कभी किसी एल्क को इतनी आसानी से मारने का इतना अच्छा मौका नहीं मिलता। लाल लोमड़ियों के उलट एल्क उससे ज्यादा संख्या में थे। अगर वह अभी लाल लोमड़ी की तरह किसी एल्क के हाथों पकड़ा जाता तो कुछ हल्के जख्मों के बजाय ज्यादा से ज्यादा हड्डियां ही टूटती। इस माहौल में वह इतनी विनाशकारी चोटें बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अच्छी खबर यह थी कि उसके दादा के अनुसार उसके अंदर एथर की मौजूदगी ही उसके जख्मों को बहुत जल्दी भरने में मदद करती थी। जिस चोट को ठीक होने में आमतौर पर हफ्तों लगते थे, अब उसे ठीक होने में बस कुछ ही दिन लग सकते हैं। फिर भी वे कुछ दिन उसके लिए अभी बहुत कीमती थे। उसकी सॉफ्ट जीन अवस्था जल्द ही खत्म होने वाली थी। मुझे छोटे जानवरों को निशाना बनाना होगा जो ज्यादा से ज्यादा मेरे शरीर के वजन का 10% और ज्यादा से ज्यादा 50% हो। जब तक मुझ में ज्यादा खतरनाक जीवों से लड़ने की ताकत नहीं आ जाती, मुझे उन्हीं जानवरों को चुनना होगा जिनसे मैं आराम से निपट सकता हूं, भले ही मेरे पास कोई ईथर या अतिरिक्त जीन न हो। सिलास ने अपना अभिमान त्याग दिया और उसे एहसास हुआ कि अगर उसे जिंदा रहना है तो वह कोई बड़ा शिकारी नहीं बन सकता। अगर उसे जीन्स पाने के रास्ते में कीड़े खाने का मौका मिलता तो वह ऐसा करता। लेकिन उसने एल्क का पीछा करते हुए कुछ कीड़े मारे थे और उसे कभी कुछ हासिल नहीं हुआ। उन्होंने यह मान लिया कि सिस्टम में किसी प्रकार की न्यूनतम आकार की आवश्यकता है या फिर वे गलत प्रकार के बगों को लक्षित कर रहे थे। उनके अहंकार को आघात के अलावा कुछ अच्छी खबरें भी थीं। एक तो उसने जिन 2 लाल लोमड़ियों को मारा था, उनकी लाशें एल्क की तुलना में कहीं ज्यादा आसानी से संभाली जा सकती थीं। अगर वह अपनी ब्लेड ऑरा का इस्तेमाल करके उसके एक छोटे से हिस्से को निशाना बनाता तो बिना आग जलाए भी उसे पका सकता था। दादाजी ने कहा कि मुझे भी जल्द ही एक कालकोठरी ढूंढनी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके 20 शारीरिक क्षमता तक पहुंचो और एक कालकोठरी में प्रवेश करो। इस गेमिफाइड दुनिया में जीन के अलावा चीजें और खजाने हासिल करने के सिर्फ 2 ही तरीके थे। पहला, नए शहरों से चोरी करना और दूसरा, कालकोठरी। ये उत्पन्न शहर उन सिस्टम शहरों से अलग थे जो परीक्षण अवधि समाप्त होने के बाद दिखाई देते थे। ये चुनौतियां उन लोगों के लिए बनाई गई थीं जो सामान्य सिटी स्टेल चुनते थे। हालांकि ऐसा कोई नियम नहीं था कि सिलास बिना सिटी स्टेल के भी किसी पर हमला नहीं कर सकता था, बस अगर वह ऐसा करने की कोशिश करता तो उसे मौत की इच्छा होती। दूसरी और ज्यादा आसान चुनौती थी कालकोठरी। इसका मतलब यह नहीं था कि वे आसान थे, बल्कि यह था कि चरों पर कड़ा नियंत्रण था। दुर्भाग्य से कालकोठरी में प्रवेश करना कहना जितना आसान था, करना उतना आसान नहीं था। उनके दादाजी के अनुसार कालकोठरी से ईथर का घना जमावड़ा निकलता था। इस वजह से ज्यादा शक्तिशाली जीव उसके चारों ओर झुंड बनाकर रहते थे, हालांकि वे अंदर नहीं जा सकते थे। 20 शारीरिक क्षमताएं उस पर नजर डालने के लिए जरूरी थीं, न कि प्रवेश करने के लिए न्यूनतम। सिलास ने सांस ली, सो जाओ। वह हल्की सी दौड़ लगाते हुए अधिक घुमावदार रास्ते से एल्क के क्षेत्र में वापस आ गया। उसे एक पेड़ पर लटकी एक प्राकृतिक लौकी मिली और उसने उसे तोड़ लिया। फिर वह एक जानी पहचानी झील के पास पहुंच गया। लौकी को कंटेनर की तरह इस्तेमाल करने से पहले उन्हें काफी देर तक सावधानी से सुखाकर तैयार करना पड़ता था, लेकिन सिलास के पास इसके लिए एक आसान तरीका था। इस समय ब्लेड ऑरा वास्तविक युद्ध की तुलना में विविध कार्यों के लिए कहीं अधिक उपयोगी लगा। यह एकमात्र सुविधाजनक समय था जब वह इस झील पर आ सकता था, इसलिए उसे इसका लाभ उठाना था।
सिलास ठिठक गया। उसने नीचे साफ पानी की ओर देखा और जो कुछ देख रहा था उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। उस गंदे प्रतिबिंब के अलावा जो उसे देख रहा था, उसके परे, अंदर कहीं, ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज ईथर की घनी तरंगे बिखेर रही हो। सिलास को यकीन था कि यह एक कालकोठरी है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इतना बदकिस्मत कैसे हो सकता है। यदि कालकोठरी पानी में होती, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होता कि सभी सबसे शक्तिशाली जानवर अपने विकास के पूर्ण होने के बाद यहां आते? अगर वह नदी के किनारे भी जाता, तो भी अपने दादा से मिली सीख के कारण वह जानता था कि यह बेकार होगा। इस स्तर के ईथर को बाहर निकालने के साथ यह निश्चित रूप से धारा के साथ बहेगा और अनगिनत किलोमीटर तक सांद्रता बढ़ाएगा। यह कालकोठरी जितनी देर अधूरी रहेगी, स्थिति उतनी ही बदतर होती जाएगी। उसे पानी कैसे मिलेगा? फल? बारिश? खून? ये ही एकमात्र उत्तर थे जो सिलास दे सका, लेकिन प्रत्येक उत्तर अविश्वसनीय था। फल या सब्जियां कुछ समय के लिए उसकी पानी की कमी पूरी कर सकती हैं, लेकिन कब तक? कुछ और दिन। रोजाना इतना व्यायाम करने के बावजूद आज के दिन ही उसका गला सूख गया था और वह पूरी तरह से खाली हाथ दौड़ रहा था। अगर उसकी जबरदस्त सहन शक्ति न होती, तो शायद वह पहले ही गिर पड़ता। बारिश? आखिरकार, ये एक वर्षावन था। खासकर उष्णकटिबंधीय वर्षावन में बारिश हर कुछ घंटों में भी हो सकती है। हालांकि इस आखिरी दिन बारिश नहीं हुई थी। इसके अलावा उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि एथर के आने से पारिस्थितिकी तंत्र और मौसम पर क्या असर पड़ेगा। अगर बारिश हुई भी, तो उस पर भरोसा करना मुश्किल होगा। अगर वह एक कदम पीछे हटकर आंख मूंदकर यह मान ले कि बारिश होगी, तो वह उसे कैसे पकड़ पाएगा? उसकी गतिशीलता ही इस समय उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन बारिश इकट्ठा करने का एक विश्वसनीय तरीका होने के लिए एक सुरक्षित आधार की जरूरत थी। और क्या हो अगर एक दिन उसका आधार खतरे में पड़ जाए और उसकी सारी जमा हुई बारिश बर्बाद हो जाए? खून पर निर्भर रहना सबसे बुरा विकल्प था। उसने अभी तक इस संभावना को नकारा नहीं था कि लाल लोमड़ी ने उसे रेबीज दिया है। वह पूरी तरह से खून कैसे पी सकता था? अगर वह यह जोखिम उठाने को तैयार भी होता, तो खून में सोडियम की मात्रा लगभग खारे पानी जितनी होती। वह बस धीरे धीरे खुद को मार रहा होता। सिलास ने अपना सिर पानी में डुबो दिया। रात भर की ठंड से पहले ही काफी ठंडा हो चुका होने के कारण यह उसके लिए एक सुखद झटका था। उसने लालच से बड़े बड़े घूंट लिए और पहली बार वह आसपास के वातावरण पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा था। वह हमेशा किसी दूसरे कोने में उस अगले प्राणी की तलाश में रहता था जो उसका मांस खाना चाहता था। 1 मिनट में ही वह स्वयं को बाहर खींच सका। यही तो वो चाहता था, है ना? उत्साह। क्या यह रोमांचक था? नहीं, यह भयानक था। उसके शरीर में एक हल्की सी कंपन थी जो पहले कभी नहीं हुई थी। निर्जलीकरण से धीरे धीरे मरने का विचार उसके मन में इतनी तेजी से घूम रहा था मानो उसने इसे पहले भी एक बार अनुभव किया हो। यही अंतिम परिणाम था। चाहे वह कितने भी विचार सोचे, अंत यही था। वह इससे बच नहीं सकता था। अगर वह आज यहां से चला जाता, तो उसके शरीर के हार मानने और उसके शारीरिक स्तर के 20 तक पहुंचने के बीच की दौड़ होती, लेकिन अगर शारीरिक स्तर 20 तक पहुंच भी जाता, तो उस समय उसका शरीर किस अवस्था में होता? क्या वह यहां वापस आने के लिए संघर्ष भी कर पाता? वह उस एल्क का इतने लंबे समय तक पीछा करता रहा, दर्जनों किलोमीटर तक चला, फिर भी उसे कहीं भी एक औंस पानी नहीं दिखाई दिया। उसे बेबसी का यह एहसास पसंद नहीं था। यही वजह थी कि उसने यहां आने का बेवकूफाना फैसला किया था। सिलास उसके पैरों के पास खड़ा था। उसने खून से सनी अपनी कमीज और पैंट उतार दी और फिर अपना शरीर साफ करने लगा। दिन भर की सारी धूल, कीचड़ और मैल उसकी उंगलियों की तेज रगड़ से परत दर परत उतर गई। उसकी हरी आंखों में न तो कोई डर था, न ही कोई बेबसी। आखिरकार जब वह बाहर निकला, तो उसकी भावनाओं को समझना मुश्किल था। ठंडी हवा उसे धीरे धीरे सुखा रही थी। वह वहां चुपचाप खड़ा रहा, विडंबना यह कि प्रकृति के साथ एकाकार हो गया था, जैसा कि वह हमेशा से था। कहीं गहरे में उसे लग रहा था कि शायद यह सचमुच उसका आखिरी दिन है।
उसकी नज़र एक बड़े बड़े पत्तों वाले पेड़ पर पड़ी और उसने आसपास से कुछ लताएं तोड़ी। उसने सावधानी से अपने कपड़ों को उन पत्तों में बांधा और उन्हें लताओं से कसकर बांध दिया। फिर वह पानी में कूद पड़ा, एक हाथ में अपना छोटा भाला और सींग का ब्लेड पकड़े हुए, जबकि दूसरे हाथ में अपने कपड़ों का बंडल घसीट रहा था। वह यहाँ धीरे धीरे अपने शरीर को नष्ट करने की अपेक्षा उस कालकोठरी में मरना अधिक पसंद करेगा। यह सिलास ब्राउन का चुनाव था। सिलास के पैर पानी पर लात मार रहे थे। अंधेरे की गहराई में रोशनी देने वाली एकमात्र चीज दूर स्थित ईथर से भरी कालकोठरी थी। यह सतह से कम 20 मीटर नीचे रही होगी, लेकिन अगर दिन का उजाला होता तो सिलास को इसकी भनक तक नहीं लगती। हालांकि सिलास ने सोचा था कि यह कालकोठरी पूरी तरह से पानी में होगी। उसके दादा के अनुसार अंदर जाने से पहले कालकोठरी का एक छोटा सा परिचय दिया जाएगा। बस इतना ही कहा जा सकता था कि अगर कालकोठरी सचमुच पानी के नीचे होगी तो उसकी मुसीबत दोगुनी हो जाएगी। उस समय वह बस लौकी में जितना हो सके उतना पानी जमा करने की कोशिश कर सकता था और उम्मीद कर सकता था कि बारिश ज्यादा बार हो। गुफा के द्वार तक पहुंचने में उसे कुछ सेकंड से अधिक समय नहीं लगा। पानी में गति की अपेक्षा निपुणता अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होती है। सिलास ने क्षणिक विचार पर कुछ देर विचार किया, इससे पहले कि उसके मन में एक विचार कौंधता। फिसलता पागलपन, स्त्री। स्तर अधिकतम 0। अनुशंसित 50 शारीरिक। वर्णन, गहराई में ऊंचे पेड़ों पर और जंगल की जमीन पर छिपे ये जीव बेरोकटोक और बेफिक्र प्राकृतिक शिकारी हैं। आसमान से इतने तिरस्कृत कि इन्हें पेट के बल रेंगने तक सीमित कर दिया गया है। लेकिन उनके फिर से उठ खड़े होने का दिन अब दूर नहीं है। यदि सिलास इस समय पानी में न डूबा होता तो वह ठंडी सांस लेता। उसके दादा के अनुसार उसे 20 शारीरिक परीक्षणों की सिफारिश की गई थी, लेकिन सिलास अपने दादा को अच्छी तरह जानता था। सिलास जब छोटा था तभी से उसके दादा उसे जानकारी का इस्तेमाल करके बरगलाने की कोशिश करते रहे थे, दुर्भावना से नहीं बल्कि नेकनियति से। ऐसा लगता था कि सिलास किसी भी स्थिति के दोनों पहलुओं को बड़ी आसानी से देख लेता था और तार्किक रूप से एक ऐसा मध्य मार्ग चुन लेता था जो वास्तविकता के अनुरूप हो। यह गुण उसे उसके माता पिता ने नहीं बल्कि उसके दादा ने सिखाया था। लगभग 16 साल की उम्र से ही वह अपने दादा के इरादों को भांप लेता था और कुछ हद तक जानता था कि मैग्नस उसे किसी खास दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अपने व्यवहार के बावजूद सिलास अपने परिवार से प्यार करता था और इतनी छोटी सी बात के लिए अपने दादा को बेनकाब करने की जहमत नहीं उठाता था। मैग्नस ने बहुत पहले ही सीख लिया था कि सिलास को भावनाओं और भ्रांतियों के सहारे धकेला या खींचा नहीं जा सकता। उस तक पहुंचने के लिए तथ्यों का ही हेरफेर करना या बाधा डालना जरूरी था। कहने का तात्पर्य यह था कि जब उसके दादा ने कहा था कि उसे 20 भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता होगी, तो यह लगभग निश्चित रूप से उससे कम ही थी। सिलास ने अनुमान लगाया था कि अधिकांश कालकोठरियों में लगभग 15 भौतिक वस्तुओं की अनुशंसित प्रविष्टि होती है, शायद उससे भी कम। लेकिन 50? इस कालकोठरी के अनुशंसित आंकड़े इतने ज्यादा क्यों होंगे? यह तो अब तक देखे गए सबसे खतरनाक जीव टाइटेनोबोआ के आंकड़े से 2 गुने से भी ज्यादा थे। इसके अलावा स्पष्टीकरण का क्या? इसे वर्णन कैसे माना जा सकता है? पेड़ों और जमीन के बारे में की गई टिप्पणियों से उसे बस इतना ही यकीन हुआ कि कम से कम वह पानी के नीचे तो नहीं होगा। और फिर भी कोई अन्य विकल्प नहीं था। क्या आप प्रवेश करेंगे? हाँ, नहीं। ये शब्द मानो उन पर ताना कस रहे थे। लेकिन फैसले लेते समय उन्होंने कभी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसके चारों ओर की दुनिया धुंधली हो गई। फिर सिलास की आंखें केंद्रित हो गईं और उसके सामने एक अजीब दुनिया प्रकट हुई। सबसे पहले उसे अपने पैरों के नीचे पत्थर का टुकड़ा महसूस हुआ। इधर उधर देखते हुए उसने अपने कपड़ों का बंडल निकाला और कीचड़ और खून से सने सस्ते पैंट और कमीज पहन लिए जो व्यवस्था ने उसे दिए थे। दुनिया एक अजीब अर्थ में अंधकार में थी, क्योंकि आसमान बिल्कुल काला था, न तो तारे थे और न ही चांद, और फिर भी वह ठीक से देख सकता था, मानो जमीन और उस पर स्थित वस्तुएं अपनी अजीब सी रोशनी छोड़ रही हों। हालांकि पत्थरों से बने रास्ते से हटकर कुछ भी देखना मुश्किल था। इसलिए उसकी नज़र सिर्फ आगे की 2 भागों वाली सड़क पर ही टिकी थी। एक रास्ते पर
पत्थर की सड़क घुमावदार थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह और भी पत्थरों की ओर जा रही हो। दूसरे रास्ते पर पत्ते दिखाई देने लगे, पत्थरों की दरारों में घास उग आई और दूर दूर तक पेड़ों की धुंधली आकृति दिखाई देने लगी। कोई विकल्प? सिलास ने कोई जल्दबाजी नहीं की। उसे लगा था कि वह तुरंत खतरे में पड़ जाएगा या जमीन का जायजा लेने से पहले ही अचानक मौत मर जाएगा, लेकिन यह अप्रत्याशित रूप से शांतिपूर्ण था। अगर उसने अभी सांस लेने का मौका नहीं लिया तो शायद उसे फिर कभी मौका न मिले। वर्णन स्पष्ट रूप से सांपों के बारे में होना चाहिए था, लेकिन उस स्थिति में ऐसा कोई रास्ता क्यों होगा जो किसी सभ्यता की ओर जाता प्रतीत होता हो? क्या यह संभव नहीं कि जिन सांपों का वर्णन किया गया है वे उन विदेशी जातियों में से एक हों जिनका उल्लेख दादाजी ने किया था? अंत में सिलास घने पेड़ों वाले रास्ते की ओर चल पड़ा। आखिरकार उसके लिए बस एक ही चीज मायने रखती थी और वह थी अपने बचने की संभावना को अधिकतम करना। सभ्यता सुनने में तो अच्छी और आरामदायक लगती थी, लेकिन इससे उसके जीने की संभावना भी शून्य हो जाती। कोई जमीन नहीं होती जिसका फायदा उठाया जा सके, कोई छिपने की जगह नहीं होती और सब कुछ उसकी अपनी क्षमता पर निर्भर होता। जंगल की तरफ से कम उसके पास एक छोटा सा मौका तो था। इस सब में बस एक ही अच्छी बात थी कि जिस जानवर से निपटने में उसे सबसे ज्यादा भरोसा था वह था सांप। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन सभी के पास 50 शारीरिक अंक हैं। हालांकि सिलास की इस पर अपनी राय थी। सुझाई गई शारीरिक क्षमता इस कालकोठरी की सबसे अच्छी चुनौती के अनुपात में होनी चाहिए। उस स्थिति में इसका मतलब यह होना चाहिए कि इस कालकोठरी के बॉस को हराने के लिए 50 शारीरिक क्षमता की आवश्यकता होगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सभी चुनौतियां उसी स्तर की होंगी। यदि वह अपने लक्ष्यों को चुन सकता, जैसा उसने लाल लोमड़ी के साथ किया था, तो उसके पास एक मौका था। आखिरी लाल लोमड़ी जिसका उसने सामना किया था, उसके पास पहले से ही 18 शारीरिक क्षमताएं थी। उम्मीद की एक किरण थी, हालांकि वह छोटी थी। पत्थरों से बना रास्ता धीरे धीरे गायब हो गया और सिलास ने देखा कि उसके सिर के ऊपर का आसमान रंग लेने लगा, क्योंकि पिछला रास्ता गायब हो गया। क्या मैंने सही चीज चुनी है? सिलास कोई भी फैसला लेते वक्त कभी हिचकिचाता नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो उस पर विचार नहीं करता था। उसे अब ऐसा लग रहा था जैसे वो एक नई दुनिया में आ गया है। इसका मतलब था कि उसने कुछ त्याग दिया था, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि दूसरा विकल्प क्या था। उसे कुछ न जानने का एहसास तो बहुत परेशान कर रहा था, लेकिन उसके पास इस पर सोचने का समय नहीं था। उसके कदम धीमे हो गए और वह अपने सामने आने वाले प्रत्येक पत्ते को इस तरह देखने लगा मानो वह अगला पत्ता हो जिसमें अचानक एक खतरनाक सांप आ जाए। कालकोठरियां हर आकार और प्रकार की होती थीं। उनके दादाजी ने कहा था कि शायद उन्होंने उन सभी का दस्तावेजीकरण नहीं किया होगा, और दुर्भाग्य से यह उन अलिखित कालकोठरियों में से एक थी। जैसे जैसे सिलास आगे बढ़ता गया, उसकी एकाग्रता बढ़ती गई तथा हर पल उसकी उत्सुकता बढ़ती गई, क्योंकि दुश्मन सामने नहीं आता था। पत्थरों से बना वह रास्ता तो गायब हो गया था, लेकिन जंगल ने अभी भी एक छोटा सा कच्चा रास्ता बना रखा था। इतने सारे पत्तों के बीच उसे देखना मुश्किल था, और सिलास ने अंदाजा लगाया कि अगर वह जंगल में होता तो उसे आसानी से नजरअंदाज कर सकता था। लेकिन चूंकि वह रास्ते पर चल पड़ा था, इसलिए उस पर चलते रहना आसान था। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? लगभग 50 मीटर आगे बढ़ने के बाद सिलास ने रास्ते से हटने का फैसला किया। ज्यादा दूर नहीं, बल्कि 3 से 5 मीटर दाईं ओर मुड़ते हुए। वह देखना चाहता था कि रास्ता कहाँ जा रहा है, लेकिन वह आगे आने वाली राह में सिर के बल भी नहीं कूदना चाहता था। उसे हर फैसला ऐसा लगता था जैसे उसने आंख मूंद कर लिया हो। उसे लगता था कि इससे बेहतर कुछ और हो ही नहीं सकता। हो सकता है कि वह एक खतरे को दूसरे खतरे से बदल रहा हो। रास्ता उसे खतरे की ओर ले जा रहा होगा, लेकिन कौन जानता था कि इतनी ऊंची घास में जहरीले सांप उसके टखनों को काटने के लिए तैयार बैठे होंगे। अगर उसके पास हुनर होता तो वह पेड़ों को रास्ते की तरह इस्तेमाल करता, लेकिन मनोरंजन के लिए चट्टानों पर चढ़ने के थोड़े बहुत अनुभव के अलावा वह कोई फुर्तीला बंदर नहीं था। वह उस मार्ग पर चलता रहा और अंततः वह उस तक पहुंच गया। ऐसा कोई रास्ता नहीं है। छोटा पागलपन, स्त्री।
आदतें जो आपके रिश्ते को गर्म और रोमांचक। स्तर 0। शारीरिक 31। मानसिक 3। विल 6। आगे एक छोटा सा खुला स्थान था जो उस तक जाने वाला एकमात्र स्पष्ट रास्ता था, जिसके लिए झाड़ियों या पेड़ों को पार करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यह वही रास्ता था जिससे सिलास को दूर रखा गया था। उस खुले मैदान में नारंगी और काले रंग के शल्कों वाला एक अजगर घास में लेटा हुआ था। हालांकि वह मुड़ा हुआ था, फिर भी कम से कम 5 मीटर लंबा रहा होगा, और उसके जबड़े में अनगिनत छोटे छोटे कांटे लगे हुए थे। 31 शारीरिक एक बात है, लेकिन 3 मानसिक। मान लीजिए कि इसकी बुद्धि 0 थी और इसका करिश्मा भी कम था, इसका मतलब होगा कि इसकी बुद्धिमत्ता मेरी बुद्धि से दोगुनी है। बुद्धि किसी की तर्क क्षमता, ज्ञान और इसी तरह के अन्य मामलों का माप थी। ये जीव संभवतः अभी तक उस तरह से बुद्धिमान नहीं थे। हालांकि बुद्धिमत्ता ईथर नियंत्रण और प्रचुरता का एक माप थी। अगर सिलास की धारणा सही थी, तो वह असंभव रूप से बड़े अंतर से पिछड़ गया था। यह संभव था कि 50 भौतिक की सिफारिश केवल ईथर नियंत्रण में असमानता को संतुलित करने के लिए की गई थी। इन प्राणियों को स्वाभाविक रूप से नींद में ऐसी क्षमताएं प्रदान की गई थीं, लेकिन सिलास और उसके जैसे अन्य लोग समय के साथ जीन और अन्य तरीकों से धीरे धीरे उन्हें अनलॉक कर सकते थे। क्या उसे बस जल्दी से आकर अपनी जान गंवा देनी चाहिए थी? सिलास ने भौहें चढ़ाई। कोई और तरीका भी तो होगा। वह पीछे मुड़ा और धीरे धीरे जंगल में खोजबीन करने लगा, यह ध्यान रखते हुए कि वह कहाँ है, कहाँ गया था और कहाँ जा रहा है। उसने लगभग आधा घंटा इधर उधर भटकते हुए बिताया होगा, फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। कोई सोचता कि कोई और प्राणी कम से कम उस पर झपट पड़ा होगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वहां कोई और मौजूद ही नहीं था। क्या यह फर्श से भरा हुआ तहखाना है? कई मंजिलों में बंटी काल कोठरी में आमतौर पर इसी तरह की व्यवस्था होती थी। अगली मंजिल तब तक नहीं दिखाई देती जब तक कि इस मंजिल के बॉस को हरा न दिया जाए। लेकिन उनके दादा के अनुसार ऐसी कालकोठरियों में आमतौर पर छोटे छोटे प्रतिद्वंद्वी मंडराते रहते थे। हालांकि इस स्लिथरिंग मैडनेस कालकोठरी में ऐसा कुछ भी नहीं था। सिलास को समझ नहीं आ रहा था कि उसे राहत महसूस करनी चाहिए या हताश होना चाहिए। छोटे दुश्मनों का सामना किए बिना उसके पास अपनी ताकत बढ़ाने का कोई रास्ता नहीं था। सिलास के पैर किसी चीज से टकराए तो वह सिहर उठा। खुशकिस्मती से वह काफी धीरे धीरे चल रहा था और अपने आसपास की हर छोटी बड़ी चीज पर नजर रख रहा था, वरना उसका चेहरा सीधे बैरियर से टकरा जाता। वह इतनी दूर तक चल चुका था कि वह अपने मूल प्रारंभिक क्षेत्र में वापस आ गया, ठीक उसी क्षेत्र में जहां पहले पत्थर का रास्ता था और अब गायब हो गया है। मैंने जो अपेक्षा की थी। यदि यह चुनाव कालकोठरी का एक महत्वपूर्ण पहलू था, तो वह उसे बिना किसी कारण के उलटने नहीं देगा। वह क्या है? सिलास ने फिर से अवरोध को छुआ, इस बार लहरों को समझने के लिए पूरी तरह तैयार। उस पर हर आकार और आकृति के सांप पलक झपकते ही प्रकट और लुप्त हो जाते थे, तरह तरह की हरकतें करते थे। कुछ मानो युद्ध में हों, कुछ मानो किसी अजीब संभोग क्रिया में गुंथे हुए हों, और कुछ बस ऊंचे उठे हुए अपने नुकीले दांत दिखाते हुए सिलास पर दहाड़ रहे थे। यह केवल एक क्षण के लिए ही दिखाई दिया, लेकिन सिलास को लगा कि उसका दिल धड़कना बंद हो गया है। वह बार बार अवरोध को छूता रहा ताकि एक बार फिर उन लहरों को देख सके। उसकी आंखें लाल हो गईं, लेकिन उसे अपना कोई प्रतिबिंब दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि उसके खून का दौड़ना और आंखों में दर्द था जिसने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, और उसकी भौहें तन गईं। आपकी वसीयत प्रभावित हुई है। -1 वसीयत अस्थायी। अचानक मिली सूचना से सिलास हैरान रह गया। सिर्फ बैरियर देखने से ही उसकी क्या हालत हो गई। और अस्थायी का क्या मतलब था? क्या यह कुछ सेकंड होगा? घंटे? दिन? निपुणता के अलावा इच्छाशक्ति ही उसका सबसे मजबूत आंकड़ा था, लेकिन वह यह नहीं कह सकता था कि उसे एक अंक गंवाने की कोई खास परवाह है। जब उसने एक अंक हासिल किया, तो शुरुआत में उसे ज्यादा फर्क महसूस नहीं हुआ। और जैसा कि उसने पहले कहा था, उसे लगा कि इच्छाशक्ति का होना अजीब है। आप इसे कैसे माप सकते हैं? हालांकि सिलास इस बारे में थोड़ा जिद्दी था, पर वो मूर्ख भी नहीं था।
उसने अभी के लिए बैरियर से पीछे हटने का फैसला किया और ध्यान दिया कि उसे ठीक होने में कितना समय लगेगा। चूंकि सिस्टम में विल को सूचीबद्ध किया गया था और अभी अभी वह कुछ हद तक सम्मोहन की स्थिति में आया था, इसलिए यह स्पष्ट रूप से उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण था जितना उसने इसे बताया था। अब वह एक नई दुनिया में था और उसे कुछ चीजों के बारे में सोचने के अपने पुराने तरीके को छोड़ना पड़ा। सिलास ने भूमि का जायजा लेने के लिए इधर-उधर घूमना जारी रखा। यदि यहाँ बॉस की लड़ाई ही एकमात्र महत्वपूर्ण बात है, तो इतना अतिरिक्त स्थान क्यों जोड़ा जाए? उसे एक छोटी सी झील मिली। ऐसा लग रहा था कि उसमें कुछ भी पानी नहीं है, लेकिन उसे सुकून जरूर मिला। किनारे पर बैठकर वह बस वहीं बैठ गया और झील को निहारता रहा। मुझे यहाँ हमेशा के लिए रुकने से कोई नहीं रोक सकता, जब तक कि कोई छिपा हुआ टाइमर न हो जिसके बारे में मुझे पता न हो। मुझे यकीन नहीं है कि उस अजगर को सचेत करना संभव है या नहीं, लेकिन इस समय उस जगह से लड़ने के बजाय यहाँ उससे लड़ना बेहतर होगा। कम से कम मुझे यहाँ से भागने का मौका तो मिलेगा। यह सोचकर सिलास ने आग जलानी शुरू कर दी। जब आग पूरी हो गई, तो उसने 2 लाल लोमड़ियों में से एक को निकाला और सिंग के ब्लेड और छोटी झील की मदद से उसे साफ किया। उसके पास इसे परोसने के लिए कोई मसाला नहीं था, फिर भी यह अब तक का सबसे बेहतरीन खाना था। उसने पूरी लोमड़ी खा ली, उसके अंदरूनी अंगों और हड्डियों के अलावा कुछ भी बेकार नहीं छोड़ा। अब यह चला गया है। विल 11। उसकी वसीयत 11 पर वापस चली गई थी, लेकिन इसमें वह पूरा घंटा नहीं लगा जो उसने अभी बर्बाद किया था। इसमें लगभग 20 मिनट लगे। यह बस उसका एक मोटा-मोटा अनुमान था। ऐसा नहीं था कि उसके पास घड़ी थी, उसे बस लगता था कि वह इस तरह की चीजों का मोटा-मोटा अंदाजा लगाने में काफी अच्छा है। हालांकि कौन जाने, शायद उसकी समयबोध पहले ही विकृत हो चुकी हो। मैं ऊर्जावान महसूस कर रहा हूं। सिलास एक दिन से सोया नहीं था, इसलिए उसे थोड़ी थकान महसूस होने लगी थी। लेकिन लाल लोमड़ी खाने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसे पूरी रात आराम मिला हो। वह इस अवसर का लाभ उठाकर कुछ देर सोना भी चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब इसकी आवश्यकता नहीं है। सिलास ने एक और लंबा घूंट पीने के बाद झील की ओर ध्यान दिया, फिर से इधर-उधर घूमने लगा। उसे पता भी नहीं था कि वह क्या ढूंढ रहा है। शायद वह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसकी उसे तलाश थी, बल्कि प्रेरणा की एक झलक थी। आपकी वसीयत प्रभावित हुई है। -1 वसीयत अस्थायी। अंततः वह एक और अवरोध से टकरा गया, जो उसी बड़े समूह का एक हिस्सा था, लेकिन एक अलग क्षेत्र में स्थित था। उसने खुद से कहा था कि इतना जिद्दी मत बनो, लेकिन यह बात उसे परेशान कर रही थी कि कोई चीज उसकी अपनी इच्छा शक्ति को प्रभावित कर सकती है। या शायद यह स्थिति उसे सचमुच परेशान करने लगी थी। यह बस मुझसे वही अंक छीन रहा है जो इसने मुझे पहले दिया था। उसकी वसीयत में 11 नंबर होने का एकमात्र कारण उसका एक धैर्यवान पीछा करने वाला शीर्षक था। उसे यह बात थोड़ी अजीब लगी कि यही बात बार बार ली और दी जा रही थी। यह एक तमाशा सा लगा। उसे थोड़ा गुस्सा भी आया। वह सिलास ब्राउन था। वह अपनी धुन पर चल रहा था। सिलास ने सिर हिलाया। यह उसकी आदत नहीं थी। उनकी भौहों पर बल पड़े। आपकी वसीयत दागदार हो गई है। -2 विल अस्थायी। जैसे ही डिबफ ने उस पर असर किया, सिलास को मतली का एहसास हुआ। यह इतनी अचानक और अप्रत्याशित रूप से आई कि उसकी सांस फूल गई। गले में जलन ने उसकी इंद्रियों पर काबू पा लिया और उसे लगा कि वह अभी-अभी खाया हुआ खाना उगलने से बस कुछ ही पल दूर है। नहीं, मैं नहीं कर सकता। यह विचार उसे परेशान करता रहा। उसके पास सिर्फ एक लोमड़ी का शव बचा था। आसपास खाने के लिए बस वो बॉस अजगर ही बचा था। अगर उसने यहां उल्टी कर दी, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। स्वन्य को साथ में खींचना। सिलास को याद नहीं आ रहा था कि वह बहुत समय से इतना उत्तेजित हुआ हो। बचपन से ही वह शांत और नियंत्रण में रहने का आदी था। शायद उसका सबसे बड़ा डर यही नियंत्रण खोना था। उन्होंने कड़ा अनुशासन बनाए रखा। वे शराब नहीं पीते थे, नशीले पदार्थ नहीं लेते थे, यहां तक कि चीनी भी नहीं खाते थे क्योंकि उन्हें चीनी का अपने ऊपर पड़ने वाला असर पसंद नहीं था।
लेकिन अब कोई रहस्यमय शक्ति उसे चारों ओर से खींच रही थी, उसके दिमाग से खेल रही थी, और वह इससे बिल्कुल नफरत करता था। पर्याप्त। सिलास की आंखें फिर लाल हो गईं, लेकिन इस बार ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह बैरियर को घूर रहा था, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसा था जो बेकाबू होकर बेकाबू हो रहा था। यह कुछ स्वाभाविक नहीं था। यह उस पर दबाव डाल रहे डिबफ का नतीजा था। इसने सिलास की इच्छाशक्ति पर पलटवार किया, उसे और भी दबा दिया। आपकी वसीयत दागदार हो गई है। -1 वसीयत, अस्थायी। आपकी वसीयत दागदार हो गई है। -1 वसीयत, अस्थायी। पहली बार जब यह दिखाई दिया था, तो इसने प्रभावित लिखा था। हालांकि -2 विल का डिबफ दूषित टैग के साथ आया था। हर बार जब सिलास इससे लड़ने की कोशिश करता, तो यह फिर से हमला करता और उसकी विल का एक और टुकड़ा फाड़ देता। सिलास जानता था कि तार्किक रूप से उसे रुक जाना चाहिए। उसे हिलना डुलना बंद कर देना चाहिए, जितना हो सके संवेदी जानकारी हटा देनी चाहिए और आराम से बैठ जाना चाहिए। यही समझदारी भरा और तार्किक कदम था। जिस क्षण उसकी इच्छाशक्ति 10 से नीचे गिरी, उस अवरोध ने उस पर दमनात्मक प्रभाव डाला, एक ऐसा प्रभाव जिस पर उसने पहले ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उसकी इच्छाशक्ति बहुत अधिक थी। सिलास को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जैसे ही उसने रास्ता चुना, चुनौती शुरू हो गई। टाइमर न होने की वजह यह थी कि कोई भी यहां अनिश्चितकाल तक नहीं रुक सकता था, और वह भी बिना अपना दिमाग खोए और गुस्से में अजगर को चुनौती दिए। लेकिन सिलास को गलती से अकेले ही इस छिपी चुनौती का सामना करना पड़ा। सिलास की इच्छाशक्ति चमक रही थी और अचानक वह एक गंभीर निम्न स्तर पर पहुंच गई। विल 1। सिलास का चेहरा जंगली और बेकाबू हो गया। उसने अपने दांत ऐसे दिखाए जैसे कोई जंगली जानवर हो, उसके शरीर की नसें ऐसे फड़क रही थीं जैसे उसकी त्वचा के नीचे अलग अलग अजगर तड़प रहे हों। उसने बॉस राक्षस की तरफ देखा। मानो उसे सब कुछ साफ साफ महसूस हो रहा था, लेकिन जब वह आगे की ओर उछला, तो उसका शरीर झटके से पीछे की ओर मुड़ गया। अपनी बाह को देखते ही उसकी आंखों में पागलपन की एक चमक चमक उठी। उसकी उंगलियां पास ही लगे एक पेड़ की छाल में धंसी हुई थीं। उसने उसे पूरी ताकत से थामे रखा था, उसके नाखूनों से खून बह रहा था और खास तौर पर उसकी बाह पर नसों की गंदी धारियां दौड़ रही थीं। उसका शरीर एक दिशा में जाना चाहता था, लेकिन इस हाथ में अकेले ही अपना मन था। उसने जोर से खींचा और अपने कुछ नाखून भी तोड़ डाले, जैसे ही वह आजाद हुआ। वह पूरी तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन उसका हाथ एक और पेड़ से जा टकराया। इस बार वह जोर से पीछे गिरा, उसके कंधे में चुभन भरा दर्द हो रहा था। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी किसी पेड़ से टकराने की कोशिश की हो। सिर्फ चुभन भरे दर्द के साथ बच निकलना अपने आप में एक चमत्कार था। मैंने बहुत कहा। दहाड़ सिलास के मुंह के एक तरफ से निकली, उसके आधे होंठ बोलने की कोशिश में मुड़े हुए थे, और दूसरा आधा हिस्सा गुर्राना और अपने नुकीले दांत दिखाना जारी रखना चाहता था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने ही मन में फंस गया हो, बस जरा सी समझदारी उसे संभाले हुए है। अगर वो खुद को उस अजगर की तरफ भागने दे, तो उसके लिए मौत ही एकमात्र रास्ता बचेगा। यह वह अंत नहीं था जो वह चाहता था। वह अपने मन और अपने विचारों के अलावा किसी भी चीज पर नियंत्रण नहीं रख पाता था। उसके भीतर सच्चा रोष उमड़ रहा था, लेकिन यह स्थिति को और भी बदतर बना रहा था। अवगुण, श्राप या जो भी प्रभाव था, उसने उस पर कब्जा कर लिया और उसे उभार दिया, और उसके भीतर छिपे उन हिस्सों को बाहर निकाल दिया जिनके बारे में सिलास को भी पता नहीं था। फिर भी उसे उनका सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह यहां क्यों आया था? उसने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? उसने अपनी प्यारी माँ और पिता, अपनी प्यारी छोटी बहन की आंखों में आंखें डालकर उनसे झूठ क्यों बोला? यह सिर्फ रोमांच के लिए नहीं था, यह तो इसका बहुत छोटा सा हिस्सा था। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह अपने जीवन से असंतुष्ट था। यह तो बहुत छोटी बात थी। ऐसा इसलिए भी नहीं था कि वह अपने अंतिम नाम को बहुत महत्व देता था और ग्रिमब्लेड बनने से इनकार कर देता था, और यह इस तथ्य के बावजूद था कि वह आज भी अपने आप को सिलास ब्राउन कहता है, भले ही यह शापित प्रणाली कुछ भी कहती हो।
ऐसा इसलिए था क्योंकि वह किसी और के अधीन रहने के विचार को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह सिर्फ पहिए का एक दांता बनकर नहीं रहना चाहता था। वह खुद पहिया बनना चाहता था, उस पर चलने वाली गाड़ी, वह खजाना जो एक जगह से दूसरी जगह आराम से ले जाया जा रहा था। वह बचकानी हरकत करते हुए अपनी जिंदगी को एक ऐसी दुनिया में बर्बाद करने लगा था जिसके बारे में वह कुछ भी नहीं जानता था, और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अपने अहंकार को काबू में नहीं रख पा रहा था। यही वो हिस्सा था जिसे वो नजरअंदाज कर रहा था। यही वो हिस्सा था जिसे उसने गहराई में दबा दिया था, वो हिस्सा जिसे उसने नजरअंदाज कर दिया था क्योंकि वो खुद को ऐसे असभ्य और बच्चों जैसे आदर्शों से ऊपर एक तार्किक इंसान मानता था। लेकिन वह नहीं था। वह अभी भी 20 साल का एक जोशीला नौजवान था। वह उन सपनों से मुक्त नहीं था जो हर जवान आदमी देखता है। एक हीरो बनने का, एक चमकदार कवच पहने योद्धा बनने का, एक जंगल में रैम्बो बनने का, जिसके एक हाथ में मशीन गन और दूसरे में छुरा है। शीर्षक अनलॉक। एक लचीली वसीयत। तुम्हारी वसीयत सचमुच अनोखी है, लेकिन यह अपरिपक्व है और अभी भी बदल रही है। इसे गढ़ते रहो, नौजवान। +10 विल। +10% विल। सिलास ने मुश्किल से अधिसूचना को पंजीकृत किया। उसकी आंखों का लालपन धीरे धीरे कम होने लगा और उसे जोर से खांसी आने लगी। दर्द की लहरें उसके शरीर में, खासकर उसके दाहिने हाथ में, जोर से उठ रही थीं। कांपते हुए हाथ को देखते हुए उसने देखा कि उसका एक नाखून पूरी तरह से टूट गया था और 2 नाखून बीच से फट गए थे। अगर वो पूरी तरह से टूट जाते तो और भी अच्छा होता। कम से कम यही उसकी सबसे बुरी चोट लग रही थी। बाकी तो बस दर्द और खरोंचें ही थीं। आप पागलपन से बच गए हैं। पागलपन के बारे में आपकी समझ गहरी हो गई है। +1 विल। अंततः सिलास को समझ में आ गया कि क्या हो रहा था। वह धीरे से खड़ा हुआ, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि वह असल में एक जानी पहचानी जगह के बिल्कुल किनारे पर खड़ा है। बस आधा मीटर और आगे बढ़ता तो वह बॉस के इलाके में पहुंच जाता। यह विचार भयावह था, लेकिन किसी कारणवश वह उससे कहीं अधिक जल्दी शांत हो गया जितना उसे होना चाहिए था। उसने अपने स्टेट मेनू को देखा। नाम सिलास ग्रिम्ब्लेड। प्रजाति मानव, स्त्री। संबद्धता ग्रिम्ब्लेड वंश। स्तर 0। शीर्षक एक लचीली वसीयत, एक धैर्यवान पीछा करने वाला। शारीरिक 8। शक्ति 5। संविधान 5। निपुणता 13। गति 8। मानसिक 6। खुफिया 5। बुद्धि 10। करिश्मा 2। विल 24। भाग्य 1। कौशल समझ पागलपन। जीन अवस्था नरम। खंडित जीन ग्रिम्ब्लेड वंश F2। निपुणता F। जीन प्रतिभाएं ब्लेड ऑरा उत्परिवर्तित कमजोर अचानक विस्फोट निष्क्रिय F। यह थोड़ा अलग रंग है। यह बहुत सूक्ष्म था और केवल 1 या 2 रंगों से, लेकिन सिलास को लगा कि ए फ्लेक्सिबल विल का रंग ए पेशेंट स्टॉकर से अधिक गहरा था। उनके दादाजी ने कहा था कि प्रतिशत वृद्धि वाली उपाधियां दुर्लभ होती हैं, तो शायद यही वजह थी। लेकिन उन्हें एक बार फिर यह अजीब लगा कि उपाधियों से जुड़े ग्रेड नहीं थे। क्या रंग में यह हल्का सा बदलाव ही उसकी जगह लेने वाला था? वह निश्चित नहीं था। सिलास का ध्यान कॉम्प्रिहेंशन वाले हिस्से की ओर गया। उसने पहले वहां एक धराशायी रेखा के अलावा कुछ नहीं देखा था, लेकिन अब वहां पागलपन था। इसके अलावा ग्रेट टैग के बीच में एक जानी पहचानी रेखा थी, बिल्कुल उसके ब्लेड और जीन टैलेंट की तरह। सिलास ने इसका मतलब निकाला कि उसकी कॉम्प्रिहेंशन इतनी कमजोर थी कि उसे ठीक से रैंक नहीं किया जा सकता था। उससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि वह वास्तव में एक कॉम्प्रिहेंशन तक पहुंच गया था। उनके दादाजी के अनुसार उपयोगिता के मामले में जिन प्रतिभाओं का मुकाबला करने वाली लगभग एकमात्र चीज समझ ही थी। कौशल भी इसी श्रेणी में आ सकते थे, लेकिन कौशलों की एक विस्तृत श्रृंखला थी, जिनमें से कई पूरी तरह से बेकार भी हो सकते थे। हालांकि जिन प्रतिभा और समझ लगभग कभी नहीं थे। वैसे भी यह उनके दादाजी की समझ थी।
सिलास ने भौहें चढ़ाई, पागलपन। क्या इसका इस्तेमाल करने के लिए मुझे अपना दिमाग खोना पड़ेगा?